हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 14th लेक्चर। ये मेरा 14वां लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट बिजनेस मैथमेटिक्स। एंड इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर डिटर्मिनेंट। एक लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं इस टॉपिक पे, इस चैप्टर पे। एंड दिस इज माय सेकंड लेक्चर। ये मेरा दूसरा लेक्चर है डिटर्मिनेंट पे। तो चलिए एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो हमारा लास्ट लेक्चर था डिटर्मिनेंट पर, उस पे हमने क्या क्या डिस्कस किया था उसमें। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। ठीक है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है डिटर्मिनेंट का वो डिस्कस किया था। सिग्निफिकेंस क्या है डिटर्मिनेंट का, ठीक है। डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू निकल के आती है उससे क्या पता चलता है, ठीक है। तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन यूनिक होगा कि नो सोल्यूशन होगा कि मेनी सोल्यूशन होगा, उसके बारे में हमें पता चलता है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट देख के। ठीक है, तो वो थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया था। वैसे एक बार जब मैं एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ाऊंगी आने वाले लेक्चर्स में, तब एक बार फिर से हम लोग वो डिटेल में पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल करेंगे। यहाँ पे पिछले लेक्चर में केवल छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, सिग्निफिकेंस क्या है। और उसके बाद हमने देखा था डिफरेंट ऑर्डर्स के डिटर्मिनेंट होते हैं, 1 ऑर्डर डिटर्मिनेंट, 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर, ठीक है। और उसके ऊपर के भी ऑर्डर के डिटर्मिनेंट होते हैं। उसके बाद मैंने आपको एक्सपेंशन बताया था कि डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन कैसे करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आना ही चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। बहुत इजी है। एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट 6 तरीके से कर सकते हैं। या तो किसी भी रो के अलोंग, या फिर किसी भी कॉलम के अलोंग। तो अभी फिलहाल हम 3x3 डिटर्मिनेंट तक ही हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चाहे फर्स्ट रो, चाहे सेकेंड रो, चाहे थर्ड रो, ठीक है, तीनों ही रो के अलोंग डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं। या फिर कॉलम C1, C2, C3 तीनों में से किसी भी कॉलम के अलोंग भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या चीजें ध्यान में रखी जाती है वो सब मैंने डिटेल में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, और इस पर न्यूमेरिकल भी हमने किए थे, ठीक। एंड आज के लेक्चर में हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ 6 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की 6 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो 6 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करना, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने में ये प्रॉपर्टीज बहुत काम आती है। देखिए, डिटर्मिनेंट को अगर इवैल्यूएट करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमें क्या करना पड़ता है? एक्सपेंशन करना पड़ता है डिटर्मिनेंट का, ठीक है। बट हम एक्सपेंशन कैसे करते थे? मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, एक्सपेंशन करने के 6 तरीके हैं। किसी भी रो के अलोंग या किसी भी कॉलम के अलोंग हम एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम उस कॉलम या उस रो के अलोंग करते हैं विच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ, क्या है? विच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। जिस रो या जिस कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो होंगे, उस रो या उस कॉलम के अलोंग हम डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में तो कैसा भी डिटर्मिनेंट आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि उस डिटर्मिनेंट में कोई जीरो हो ही ना, ठीक है। तो हम इन 6 प्रॉपर्टी, जो अभी मैं आपको 6 प्रॉपर्टी बताने वाली हूँ डिटर्मिनेंट की, इन 6 प्रॉपर्टी को यूज करके हम कोशिश करते हैं कि रोज और कॉलम में मैक्सिमम जीरोस ला सके। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि जो हमारा कैलकुलेशन है वो बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। हमारा जो कैलकुलेशन है वो बहुत क्या हो जाएगा? सिंप्लीफाई हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर आपके नॉर्मल, अगर मैं जो सेमेस्टर या ईयरली एग्जाम होता है उसमें अगर मैं बात करूं, अगर हर डिटरमिनेंट को आप एक्सपेंड करने लगे ना, तो इट विल टेक सो मच ऑफ टाइम, बहुत टाइम भी लगेगा, और फिर उसमें कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक के भी चांसेस हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी यूज करके किसी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, तो झटपट, और कुछ डिटर्मिनेंट को तो देखते ही उनके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे, तो ये सारे ही डाउट आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक एक करके इनकी प्रॉपर्टीज बताती हूँ। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज इफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। यानी जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू क्या होती है? उसकी वैल्यू अनचेंज रहती है अगर रोज को हम कॉलम से इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। ये रो है, और अगर कोई दूसरा डिटर्मिनेंट है, इसके रो को अगर मैं इसका कॉलम बना दूं, ठीक है, इसके जो सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम बना दूं, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दूं, ठीक है। तो अगर हम रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दें और फिर जो डिटर्मिनेंट आता है, तो उसकी वैल्यू और जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू दैट रिमेन सेम। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। और आप ये तो समझ रहे हैं ना, ये क्या मैंने बना दिया? इस डिटर्मिनेंट को अगर हम रोज एंड कॉलम इंटरचेंज कर दें तो क्या बन जाता है? हम जानते हैं, जब मैंने मैट्रिक्स पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि सपोज करिए ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, और इसके रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो क्या बनता है? ए ट्रांसपोज,
ए ट्रांसपोज बनता है ना, ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके रोज एंड कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो क्या बनता है, ए ट्रांसपोज बनता है, जिसको ए का पावर टी इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स आर इक्वल, ये सेम होते हैं। इस प्रॉपर्टी का ये सिग्निफिकेंस है कि चाहे ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की बात करें या ए मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की बात करें, इनका जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी दैट वुड बी सेम, वो सेम होगी। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये पहली प्रॉपर्टी है। ठीक, इस प्रॉपर्टी का प्रूफ देख लें, इसको प्रूफ करते हैं। चलिए, सपोज करिए ये डिटर्मिनेंट आपको क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, और आपको पहली ये जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है कि रोज एंड कॉलम को इंटरचेंज करो तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी है। चलिए इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, तो ये आपको डिटर्मिनेंट क्वेश्चन में दिया गया है, तो चलिए हम इसको एक्सपेंड करते हैं और वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे और फिर इसके रोज और कॉलम को इंटरचेंज करके। ठीक है, ये देखिए जो पहली रो है उसको हमने पहला कॉलम बना दिया, जो दूसरी रो है उसको हमने दूसरा कॉलम बना दिया, और जो तीसरी रो है उसको हमने तीसरा कॉलम बना दिया। ठीक है, तो चलिए हम जो पहला डेल्टा जो डिटर्मिनेंट है, डेल्टा वन डिटर्मिनेंट है, दोनों को हम इवेलुएट करते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू सेम आ रही है। तो एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट तो मैं बहुत डिटेल में लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ, आपको डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना आता होगा। ठीक है, तो अब मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आता है आपको, तो हम थोड़ा जल्दी ही डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो मैंने बताया था ना, यहाँ वन ले ले, यहाँ -1 ले ले, ये वन ले ले। ठीक है, यानी इसको वन से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करती हूँ, चलिए मैं इसको फर्स्ट रो को के अलोंग एक्सपेंड करती हूँ, तो ये वन, ये -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये वन से। ठीक है, तो पहला क्या हुआ, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लिया 2, और फिर ये जिस रो में है, जिस कॉलम में है, इसको छोड़ के जो बचा वो आ गई 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर क्या करेंगे, फिर उसके बाद -1 इंटू थ्री, -1 इंटू थ्री, -1 इंटू -3, यहाँ पे -3 है ना, -3, और फिर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ के जो एलिमेंट है, यानी 6 1 6 1 4 -7। ठीक है, ये लिखे। उसके बाद आ जाइए थर्ड जो एलिमेंट है फर्स्ट रो का, यानी 5 मल्टीप्लाइड बाई +1। ठीक है, और फिर इसको छोड़ के ये जो एलिमेंट आए, इसकी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स 6 0 1 5। ठीक है, ये हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये 2 क्रॉस 2 का जो डिटर्मिनेंट है इसको सॉल्व करेंगे, तो 2 और फिर इसको मल्टीप्लाई किया 0 और 5 4 जा 20। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी 3 और 7 6 जा 42, -42 और -4 ये आ गया, और ये आ गया 5, और ये 6 5 जा 30, और ये हो गया मल्टीप्लाई करके 0। ठीक, और इसके बाद इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये वाला जो है इसको सॉल्व करिएगा। 2 -20 कितना होगा, -40, 3 3 मल्टीप्लाइड बाई -46 तो आएगा -138, और 5 मल्टीप्लाइड बाई 30 150, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट -28। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई, -28। और ऐसे ही डेल्टा वन, इसके हमने रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना आपको बहुत अच्छे से आता है। इसको वन लेते हैं, इसको -1 और ये 1। ठीक है, हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। याद है लास्ट लेक्चर में बताया था, -1 का पावर i प्लस जे, या तो इससे मल्टीप्लाई करिए, या फिर सिंपली आप क्या करते हैं, i प्लस जे अगर पॉजिटिव आ रहा है, i प्लस जे अगर इवन आ रहा है, तो क्या लेते थे, +1 से मल्टीप्लाई करते थे। और i प्लस जे अगर क्या आ रहा है, 1 2 एक सेकेंड, i प्लस जे अगर ऑड आ रहा है, ठीक है, तो आप इसको क्या करते थे, आप इसको -1 से मल्टीप्लाई करते थे। तो वही लॉजिक हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो ये 1, ये -1, ये 1। ठीक है, और फिर ये अब आप खुद एक्सपेंड कर लीजिएगा, डेल्टा वन जब आप एक्सपेंड करेंगे यू विल गेट -28 अगेन, आपको फिर से -28 मिल जाएगा। आप इसको एक्सपेंड खुद करिएगा। ठीक है, आपको -28 मिल जाएगा, यानी इस तरीके से हमने प्रूव किया कि जो प्रॉपर्टी वन है वो ट्रू है। ठीक है, इस तरीके से इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट की। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है डिटर्मिनेंट की, ये क्या कहती है कि इफ 2 रोज और 2 कॉलम, अगर किसी डिटर्मिनेंट के 2 रो या 2 कॉलम को आपस में अगर आप इंटरचेंज कर दें, ठीक है, तो क्या होता है, उस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है उसका साइन चेंज हो जाता है। इससे पहला वाला जो प्रॉपर्टी था उसमें क्या होता था, हम रो को कॉलम बनाते थे, ठीक है, ट्रांसपोज कर देते थे, पूरा रो को कॉलम से इंटरचेंज किया, पूरे रो को पूरे कॉलम से इंटरचेंज कर दिया, ट्रांसपोज कर रहे थे। बट इसमें क्या कह रहा है कि किसी 2 रो को
ठीक है, या किसी दो कॉलम को आपस में अगर इंटरचेंज कर देंगे तो जो डिटर्मिनेंट निकलेगा उसका क्या होगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी। जैसे चलिए इसका भी प्रूफ देख लेते हैं। तो वही जो पिछले एग्जाम्पल में हमने जो डिटर्मिनेंट लिया था वही डिटर्मिनेंट लिया है। ठीक है, तो ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू भी हम जान रहे हैं, अभी हमने निकाली। ठीक है, -28 उसकी वैल्यू आ रही थी पिछले एग्जाम्पल में। ठीक है, अभी हमने निकाली थी। अब इसी डिटर्मिनेंट में अगर मैं रो R2 और R3 को इंटरचेंज करते हैं, ये जो रो R2 है एंड रो R3 है इसको अगर इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है, जो सेकंड प्रॉपर्टी में बोला गया है, तो अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं तो देखते हैं क्या साइन चेंज होता है। तो हमने क्या किया, ये रो R2 और R3 को क्या किया, इंटरचेंज कर दिया, ये वाले दो रो को इंटरचेंज कर दिया। तो देखिए R3 आ गया ये 1 5 -7, यहाँ से ये जो R3 रो है वो यहाँ पे R2 बन गया, और जो R2 रो है वो 6 0 4 ये R3 रो बन गया। ठीक है, तो ये आ गया डेल्टा 1, ये न्यू डिटर्मिनेंट आ गया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, हम इसको इवेलुएट कर सकते हैं, एक्सपेंड करना हमें आता है। ये करेंगे 1 -1 और +1। ठीक है, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 multiplied by this determinant, 2 multiplied by 5 -7 0 4, और फिर -3 इंटू -1, -1 इंटू -3, और फिर 1 6 और -7 4, 1 6 और -7 4। ठीक, और अगला क्या है, 5 इंटू +1, 5 इंटू +1, और फिर ये जो 2 क्रॉस 2 का ये डिटर्मिनेंट, तो हमने ये लिखा। और फिर जो 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करिएगा, यू विल गेट 28। आपका कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। तो हमने देखा यहाँ पे डिटर्मिनेंट डेल्टा की वैल्यू क्या है, -28, और जब हमने दो रोज को आपस में इंटरचेंज कर दिया, ठीक है, दो रोज को आपस में इंटरचेंज कर दिया तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो गई, 28। तो देखा साइन चेंज हो गया, जो हमने सेकंड प्रॉपर्टी में पढ़ा था। तो यानी प्रॉपर्टी सेकंड इज वेरीफाइड, प्रॉपर्टी सेकंड इस तरीके से वेरीफाई हो गई। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं तीसरी प्रॉपर्टी। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर दो रो या दो कॉलम किसी भी डिटर्मिनेंट के आइडेंटिकल होते हैं, यानी सेम होते हैं, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर सेम होते हैं, देन वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। ठीक है, ये बात समझ में आई। ये क्या प्रॉपर्टी कह रहा है कि अगर दो रो या दो कॉलम अगर किसी डिटर्मिनेंट के आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर सेम होते हैं, तो क्या होता है, जो वैल्यू अगर निकालेंगे उस डिटर्मिनेंट की, तो दैट विल बी 0, वो 0 होगा। ठीक, वैसे इसका प्रूफ एक ये भी प्रूफ है। ठीक है, वैसे आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, कोई भी डिटर्मिनेंट ले लीजिए, ठीक है, आप उसको वैसे भी वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर एक और इसका प्रूफ है कि अभी आपने प्रॉपर्टी सेकंड में पढ़ा कि जो डिटर्मिनेंट है, ठीक है, अगर इसके दो रो को इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है, अगर दो इसके, अगर सपोज करिए कोई डिटर्मिनेंट है उसमें आइडेंटिकल रो है, कोई भी दो आइडेंटिकल रो या दो आइडेंटिकल कॉलम है, और उसको आप इंटरचेंज कर देते हैं, तो फिर अभी हमने पिछली प्रॉपर्टी में पढ़ा था वो क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा हो जाएगा। तो डेल्टा इक्वल्स टू माइनस डेल्टा। ठीक है, आप इसको इस तरफ ले आएंगे तो क्या होगा, 2 डेल्टा इक्वल्स टू 0, यानी डेल्टा इक्वल्स टू 0, यानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई। ठीक, या फिर इसको ऐसे करके वेरीफाई कर लेते हैं, जैसे ये आपको एक डिटर्मिनेंट दिया गया है, ठीक है, ये देख लीजिए अच्छे से इस डिटर्मिनेंट को, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है, आपको इवेलुएट करना है। तो अगर आप प्रॉपर्टी जो अभी मैंने आपको बताई है अगर आप नहीं जानते हैं तो आप एग्जाम में क्या करेंगे, आप इसको एक्सपेंड करेंगे, ऐसे करके आप पूरा डिटेल में एक्सपेंड करेंगे। 3, फिर उसके बाद लेंगे 2 3 2 3, ठीक है, फिर क्या करेंगे, -2, फिर लिखेंगे 2 3 3 3 की डिटर्मिनेंट, फिर +3, फिर लिखेंगे 2 3 2 2, ऐसे करके पूरा आप इसको एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं पता है। बट अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है तो आप देखेंगे कि रो R1 और रो R3, दीज टू रोज आर आइडेंटिकल, ये दो रो क्या है, आइडेंटिकल है। ठीक है, तो आप सीधे लिख देंगे कि बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, कि अगर दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो आप डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं। ठीक है, बट आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है ना, अगर अगर इस चीज को वेरीफाई करना है कि ये जो थ्योरम है, ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है ये ट्रू है कि नहीं, अगर वेरीफाई करना है तो आप अब इसको एक्सपेंड करेंगे और आप इसको इवेलुएट करेंगे, और इवेलुएट करने के बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है दिस इज 0। ठीक है, अच्छा मैं एक चीज है, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं कर रही हूँ, मैं आपको तरीका बता रही हूँ। एक्सपेंड करना बहुत डिटेल में लास्ट लेक्चर में बता दिया था, मैं केवल यहाँ पे आपको तरीका बता रही हूँ, कैलकुलेशन आप करिएगा। और वैसे भी कैलकुलेटर, बेसिक कैलकुलेटर अलाउ होता है, प्लस माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, जो आप कर लेंगे। तरीका पता होना चाहिए कि हमें कैसे करना है। ठीक है, तो अगर वेरीफाई करने को कहा जाए तो आप एक्सपेंड करके इसको 0
लाएंगे, ठीक है, प्रूफ करेंगे। और अगर आपको सीधे इस क्वेश्चन आए कि इवैल्यूएट करना है तो आप समय नहीं वेस्ट करेंगे, सीधे आप इसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे और लिखेंगे कि क्योंकि दो रो आइडेंटिकल है इसलिए इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक, तो इस तरीके से होगा। अगली जो चौथी प्रॉपर्टी है वो ये है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट के, यानी अगली प्रॉपर्टी है कि अगर कोई पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम अगर किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई किया जाए किसी डिटर्मिनेंट में, तब क्या होता है, तब उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय के। ठीक, ये बात समझ में आई? फिर से बोल रही हूं, अगर कोई पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम किसी डिटर्मिनेंट का अगर हम किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हर एक एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो डिटर्मिनेंट निकल के आता है ना उसकी वैल्यू भी क्या होती है, के से के मल्टीपल होती है, मतलब के से मल्टीप्लाई होती है वो। ठीक है, तो दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी, ये चौथी प्रॉपर्टी है। ठीक है, जैसे ये देखिए दिया गया है, अगर कोई डिटर्मिनेंट है, इसके हमने फर्स्ट रो के एलिमेंट को अगर के से मल्टीप्लाई कर दिया है तो हम इसको लिख सकते हैं, तो इसकी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी, ठीक है, वो क्या होगी, ये क्या बोलते हैं, इसमें हम के कॉमन ले सकते हैं ना, ये के से अगर हमने मल्टीप्लाई किया है तो के को ऐसे बाहर लिख सकते हैं और फिर दिस इज इक्वल टू ये बेसिक ये डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो उसकी जो वैल्यू आएगी दिस इज मल्टीप्लाइड बाय के, वो के से के का मल्टीपल होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो प्रॉपर्टी अभी मैंने आपको अभी फोर्थ प्रॉपर्टी जो बताई है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इस प्रॉपर्टी को देख के क्या समझ में आ रहा है। तो सबसे पहला जो अभी मैंने बात की कि आप एक कॉमन फैक्टर ले सकते हैं। ठीक है, जो फोर्थ प्रॉपर्टी अभी मैंने आपको बताई है इसका सबसे पहला सिग्निफिकेंस ये है कि वी कैन टेक आउट एनी कॉमन फैक्टर फ्रॉम एनी रो या कॉलम, यानी हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम से हम कॉमन फैक्टर ले सकते हैं बाहर, जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर हर एलिमेंट जो है के का अगर मल्टीपल है तो हम के को बाहर कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, ये हम कॉमन फैक्टर बाहर निकाल सकते हैं। ठीक, तो दिस इज द फर्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्रॉपर्टी। और ये दूसरा सिग्निफिकेंस इस प्रॉपर्टी का ये है कि अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के अगर प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है, अगर दो रो या दो कॉलम अगर प्रोपोर्शनल हैं तो इसका मतलब क्या है कि द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से बोल रही हूँ। दूसरा इस प्रॉपर्टी, ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ी है, इसका दूसरा सिग्निफिकेंस ये है कि अगर दो रो, ठीक है, जैसे यहाँ पे रो R1 और रो R3 क्या है, प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। ये जो रो R3 है दिस इज के टाइम ऑफ रो R1, R1 रो का के टाइम है ना, तो अगर ये दो रो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है तब उस केस में क्या करेंगे, आप रो R3 से के को बाहर कॉमन ले सकते हैं। ये जो रो R3 है उससे आप बाहर k को कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आप पाएंगे यहाँ पे A1 A2 A3 पाएंगे। और आप देख रहे हैं फिर R3 रो और R1 रो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, आइडेंटिकल हो जाएगी। और हम जानते हैं कि अगर दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो वही चीज ये लिखी है कि अगर दो रो या दो कॉलम के एलिमेंट अगर प्रपोर्शनल है, ठीक है, प्रपोर्शनल है या कह लीजिए सेम रेशियो में है, तो उस केस में जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट होता है दैट वुड बी 0, वो 0 आएगा। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बड़े काम आने वाली है, अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे उसमें भी काम आएगी। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, इवैल्यूएट दिस, आपको इसको इवैल्यूएट करना है। ठीक है, तो एक तरीका तो है कि आप इवैल्यूएट करने के लिए क्या करेंगे, 1 - 1 1, आप क्या करें, एक्सपेंशन आप जानते ही हैं। ठीक है, आप ऐसे करके लॉन्ग एक्सपेंशन करेंगे बट इसमें बहुत टाइम लगेगा, प्लस आपके मिस्टेक मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस भी। ऐसे करके आप पढ़ा है ना इवैल्यूएट करना, एक्सपेंड करना, आप एक तरीका ये एक्सपेंड करें, बट स्मार्टली काम करना है। ठीक है, प्रॉपर्टी यूज करनी है। और जनरली इस टाइप के जो एक्सपेंशन आएंगे वो यही एक्सपेक्ट करके आ रहे हैं कि आपको प्रॉपर्टी यूज करनी है। ठीक है, तो बताइए अब इसको कैसे करेंगे। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे रो R1 में बहुत बड़े बड़े फिगर्स है, यहाँ पे तो देखिए सिंप्लीफाइड फिगर्स है 1 3 7 17 3 6, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़े फिगर्स हैं। तो देखिए इनका कोई कॉमन फैक्टर है, जो फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स हैं इनका कोई कॉमन फैक्टर है, तो हाँ इनका कॉमन फैक्टर है। 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 17 6 जा 102। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इनका कॉमन फैक्टर क्या है, 6। ठीक है, तो आप ये जो डिटर्मिनेंट है, ये जो डिटर्मिनेंट है इसके जो एलिमेंट है 102, आप इसको को लिख सकते हैं 6 इंटू 17, 18 को लिखिए 6 इंटू 3, 36 को लिखिए 6 इंटू 6। ठीक है, फिर हम क्या करें, 6 को बाहर कॉमन ले लें,
ये 6 को हमने बाहर कॉमन ले लिया, फिर क्या हमारे पास डिटर्मिनेंट बचा, हमारे पास बचा 17 3 6 1 3 4 17 3 6। और आगे कुछ बात कहने की जरूरत ही नहीं है, आपने 4 प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं और दिख रहा है आपको कि 2 रो यहाँ पे क्या है, आइडेंटिकल। रो R1 एंड R3 इज आइडेंटिकल, ये सेम रो हो गई, इसलिए क्या होगा, ये 0 होगा। ठीक है, ये एक तरीके से समझ में आ गया। और अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड में ही ये सेकंड प्रॉपर्टी बताई है ना, कि अगर 2 रो प्रपोर्शन में हो, तो आप अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो ये जो रो R1 है और R3 है, दिस इज इन प्रपोर्शन, ये प्रपोर्शन में है। प्रपोर्शन क्या है, 6:1 के प्रपोर्शन में है। ठीक है, ये दोनों किस प्रपोर्शन में है, 6:1 के प्रपोर्शन में है। ठीक है, तो ये दोनों वैसे भी प्रपोर्शन में है, तो इसलिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, 0। तो इस तरीके से किया जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो मैं आज की तारीख यानी मई 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। ये सारे ही सब्जेक्ट मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं, इन सबकी सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है। तो मैं जरूर चाहूंगी कि इसका आप फायदा उठाइए, खुद भी पढ़िए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगी ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। 400 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स मैं अपने चैनल पे आज की तारीख तक अपलोड कर चुकी हूँ, मई 2022 तक। ठीक है, तो जरूर इनका फायदा उठाइएगा। ठीक है, और अगर लेक्चर यूजफुल लगे तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये लेक्चर एक्चुअली में यूजफुल था भी कि नहीं, कि इट वॉज अ वेस्टेज ऑफ टाइम, आपका समय वेस्ट हुआ। तो प्लीज मुझे जरूर फीडबैक दिया करिए। ठीक है, और लेक्चर समझ में आए तो लाइक करिएगा, ठीक है, ना समझ में आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बट अगर समझ में आए तो प्लीज मुझे मोटिवेट करने के लिए, मैं इसी तरीके से वीडियो डालती रहूं, मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज उसको लाइक करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी, तो पांचवी प्रॉपर्टी क्या है, इफ सम और ऑल एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ टू टर्म्स। ठीक है, यानी कोई पर्टिकुलर रो या कोई पर्टिकुलर कॉलम अगर डिटर्मिनेंट का, अगर हम इसको एक्सप्रेस कर सकें एज अ सम ऑफ टू टर्म्स, यानी दो टर्म के सम के फॉर्म में किसी रो या किसी कॉलम को अगर हम एक्सप्रेस कर सकें, तो यानी इस पूरे डिटर्मिनेंट को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट। ये बात समझ में आई। अगर कोई पर्टिकुलर रो, डिटर्मिनेंट का कोई पर्टिकुलर रो हो या कोई पर्टिकुलर कॉलम हो, अगर इसको दो टर्म, दो या दो से ज्यादा टर्म के सम के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो यानी पूरे डिटर्मिनेंट को हम दो या दो से ज्यादा डिटर्मिनेंट के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे क्या है, a1 प्लस लेमडा वन, a2 प्लस लेमडा टू, a3 प्लस लेमडा थ्री, और ये तो नॉर्मल b1 c1 b2 c2 b3 c3 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, रो R1 के एलिमेंट जो है दो टर्म का सम है, तो यानी हम इस डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a1 b1 c1, a2 b2 c2 और a3 b3 c3, और इधर क्या है, लेमडा वन b1 c1, लेमडा टू b2 c2, लेमडा थ्री b3 c3, ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, शो दिस, ये आपको शो करना है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो कैसे शो करें, तो हमने अभी अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट के जो रो है या कॉलम है, अगर उसके टर्म सम ऑफ टू टर्म्स हैं, अगर सम है दो टर्म्स का, तो हम इसको अगर ये लिख सकते हैं दो डिटर्मिनेंट के सम के फॉर्म में। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो रो R2 है वो दो टर्म का सम है, तो अब अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो इसको मैं दो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कैसे लिखूंगी, a x यानी a x ऐसे, b b y एंड c c z, b b y एंड c c z, ये लिखा। और दूसरा जो डिटर्मिनेंट होगा वो होगा a 2x x, a 2x x, फिर b 2y y एंड c 2z z, c 2z z लिख लिया। ठीक है, अब आप देखिए ये दो रो क्या है, आइडेंटिकल, यानी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। ठीक, और फिर ये जो डिटर्मिनेंट है, इसमें जरा हम 2 बाहर ले लें, इसमें 2 कॉमन फैक्टर हो सकता है ना, तो इसको हम जरा 2 बाहर ले लेंगे तो क्या होगा, रो R2 एंड रो R3 क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए, सेम हो गए, तो यानी इस डिटर्मिनेंट की भी वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, चाहे तो ये कह लीजिए या ये कह लीजिए कि रो R2 एंड रो R3 क्या हो गए, प्रपोर्शनल हो गए ना, 2:1 के प्रपोर्शन में है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। ठीक है, तो प्रपोर्शनल में हो गए, यानी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो गई 0, तो यानी पूरी वैल्यू आ गई 0।
ठीक, बहुत इजी था। चलिए अब हम पढ़ते हैं लास्ट प्रॉपर्टी और फिर करेंगे कुछ क्वेश्चन। तो लास्ट प्रॉपर्टी क्या है? लास्ट प्रॉपर्टी कहता है कि इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट, यानी रो या कॉलम, डिटर्मिनेंट के किसी पर्टिकुलर रो या किसी पर्टिकुलर कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं, द इक्वी मल्टीपल ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अदर रो, यानी किसी दूसरी रो के इक्वी मल्टीपल मतलब इसके कुछ टाइम मल्टीपल, ठीक है, और वो मल्टीपल जो इक्वल हो, C1 C2 C3 तीनों को किसी एक, किसी कांस्टेंट, किसी मल्टीपल से मल्टीप्लाई करके अगर पहली रो में ऐड किया जाता है, ठीक है, तो जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आता है दैट वुड बी सेम, ये कहा जा रहा है। ठीक है, फिर से एक बार बोल रही हूँ, लिखा है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो या कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट, यानी कोई किसी रो या किसी कॉलम, डिटर्मिनेंट के किसी रो या किसी कॉलम के अगर हर एक एलिमेंट को इक्वी मल्टीपल ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अदर रो या कॉलम, यानी अदर रो या कॉलम के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनके इक्वी मल्टीपल से मल्टीप्लाई करके फिर अगर ऐड किया जाए, ठीक है, तो क्या होगा? वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल रिमेन सेम, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट सेम रहेगा। ठीक है, और इस ऑपरेशन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? इसको ऐसे, आर आई इक्वल्स टू आर आई प्लस के आर जे। ठीक है, आई क्या है? कोई पर्टिकुलर रो, और जे क्या है? कोई दूसरा जो रो है। ठीक है, तो ये क्या है? आर आई इक्वल्स टू आर आई प्लस के आर जे। ठीक है, या इसको अगर कॉलम पे अप्लाई करते हैं तो सी आई इक्वल्स टू सी आई प्लस के सी जे। ठीक है, जैसे ये डेल्टा, ये एक डिटर्मिनेंट दिया गया है, तो अगर ये ऑपरेशन यहाँ पे अगर हम लगा रहे हैं, और सपोज करिए हम ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं कि ये जो रो R3 के जो एलिमेंट है, ठीक है, इनका हम इक्वी मल्टीपल निकालना है, उसके लिए हम इसे K से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और फिर रो R1 के एलिमेंट में हम इन्हें ऐड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? A1 प्लस के C1, C1 को हमने K से मल्टीप्लाई किया और रो R1 में ऐड किया, तो A1 प्लस के C1, A2 प्लस के C2, A3 प्लस के C3। ठीक है, और बाकी एलिमेंट्स ये है। ठीक है, तो ये जो डिटर्मिनेंट होगा दैट वुड बी सेम, डेल्टा वन इक्वल्स टू डेल्टा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी ये बात कह रही है कि अगर हम किसी भी रो के जो एलिमेंट्स हैं उनको इक्वी मल्टीपल से मल्टीप्लाई करके करस्पॉन्डिंग किसी दूसरी रो के एलिमेंट में ऐड करें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या रहती है? सेम रहती है। ठीक है, दिस इज द सिक्स्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दिस, आपको बिना एक्सपेंड किए इसे प्रूव करना है। ठीक है, तो यानी हमें प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो देखिए ये क्या है? एक्स वाई और इधर जेड, वाई जेड इधर एक्स, इधर जेड एक्स, इधर वाई। ठीक है, ये हमें दिख रहा है। तो बस यहाँ देखेंगे, अगर मैं रो R2 के जो रो के एलिमेंट हैं, अगर इनको 1 से मल्टीप्लाई करके, मतलब मल्टीप्लाई करके 1 से इसमें अगर ऐड कर दूं, R1 में ऐड कर दूं, बेसिकली R1 में अगर मैं R2 प्लस R1 कर दूं, ठीक है, इस रो के एलिमेंट को फर्स्ट रो के एलिमेंट में ऐड कर दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऊपर x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों रो के जो तीनों एलिमेंट है, फर्स्ट रो के जो तीनों एलिमेंट है वो क्या हो जाएंगे? x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएंगे। ठीक है, इधर आया z x y और इधर 1 1 1। ठीक, अब क्या कर सकते हैं? अब मैं x प्लस वाई प्लस जेड बाहर कॉमन ले लूं, x प्लस वाई प्लस जेड बाहर कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? 1 1 1 z x y 1 1 1। और अब तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, दो रो आइडेंटिकल हो गई, यानी वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज 0। बहुत आसानी से हो गया। ठीक है, चलिए अगला एक और क्वेश्चन करते हैं, इवैल्यूएट दिस, इसको इवैल्यूएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इवैल्यूएट करने का एक तरीका तो ये है कि हम इसे एक्सपेंड करें, बट हम अब प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम यूज करेंगे प्रॉपर्टी, और हम एक्सपेंशन भी जानते हैं। तो प्रॉपर्टी को यूज करके हमारी सबसे पहली कोशिश क्या होती है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या लाने हैं? जीरोस, किसी रो या किसी कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस लाने हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि हम कोशिश करते हैं, ये जो 1 1 1 फर्स्ट कॉलम में है, तो यहाँ पे जीरो लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 1 माइनस 1 जीरो, 1 माइनस 1 जीरो, किसी भी दो रो को माइनस कर दीजिए, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो हम ये दो ऑपरेशन करते हैं, R2, अच्छा इन ऑपरेशन को इस तरीके से लिखा जाता है, R2 दिस R2 माइनस R1। तो ये जो इस तरीके से लिखा जाता है, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि R2 रो में से आपने R1 रो को माइनस किया और वो फिर R2 रो में लिखा। ठीक है, तो हम ये ऑपरेशन लगाते हैं कि ये जो R2 रो है इसमें से हमने R1 रो को माइनस किया, तो क्या आ जाएगा? अगर R2 रो में से R1 को माइनस करूंगी और फिर उसको R2 में लिखेंगे, यहाँ पे तो 1 A और BC होगा, इधर क्या आ जाएगा? 0
R2 में R1 माइनस कर रहे हैं ना, दिस माइनस दिस, यानी B माइनस A, ठीक है, और CA माइनस BC आ जाएगा, ठीक है, और ये एज इट इज आ जाएगा 1CAB, ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन लगा रहे हैं R3 इक्वल्स टू R3 माइनस R1, यानी रो R3 में से R1 को माइनस करते हैं, ठीक है, R3 रो ये है, इसमें से R1 को माइनस करते हैं, तो 1 माइनस 1 0, C माइनस A, तो C माइनस A आ गया, और AB माइनस BC, AB माइनस BC ये आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पहला ऑपरेशन लगा दिया। फिर इसके बाद अब हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, इधर देखिए B माइनस A, इधर A माइनस B, इधर C माइनस A, इधर A माइनस C, तो क्या हम A माइनस B बाहर कॉमन ले सकते हैं? A माइनस B हमने बाहर कॉमन ले लिया सेकेंड रो से, फर्स्ट रो से तो कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, सेकेंड रो से अगर मैं a माइनस बी बाहर कॉमन ले लूं, ठीक है, a माइनस बी नहीं, चलिए मैं b माइनस ए ले लेती हूँ, ठीक है, इधर से मैं b माइनस ए बाहर कॉमन ले लेती हूँ, तो ये क्या हुआ 0, और ये 1, और ये b माइनस ए मैं ले रही हूँ ना, तो a माइनस बी दिया है तो ये हो जाएगा माइनस सी, ठीक। अब मैं तीसरी रो से कुछ कॉमन ले सकती हूँ, हाँ मैं c माइनस ए बाहर कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है, c माइनस ए थर्ड रो से मैंने कॉमन लिया, तो इधर आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा 1, और इधर आ जाएगा माइनस बी, ठीक, ये आ गया। अब मुझे दिख रहा है इस फर्स्ट कॉलम में क्या हो गया, 2 0 है, केवल ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का ये जो एलिमेंट है ये 1 है, तो अब मैं इसके अलोंग एक्सपेंड कर सकती हूँ, ठीक है, तो यही देखिए ये लिखा है, अब मैं इसके अलोंग एक्सपेंड करूंगी तो 1, क्योंकि ये दोनों तो पहले ही 0 आ गए, ठीक है, ये 0 हो जाएंगे, तो इसके अलोंग अगर एक्सपेंड करेंगे 1, फिर ये आ गई 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, ठीक। फिर इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस बी माइनस ऑफ माइनस सी, ठीक है, यानी माइनस बी प्लस सी, यानी सी माइनस बी, ठीक है, तो आ गया बी माइनस ए, सी माइनस ए, और माइनस बी प्लस सी, ठीक है। और अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं, इसको रीअरेंज कर दें, बी माइनस ए में अगर हम इसको क्या लिखते हैं, ए माइनस बी, ऐसे माइनस ऑफ ए माइनस बी लिख दें, और ये क्या है माइनस बी प्लस सी, तो इधर से भी माइनस बाहर निकालते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो जाएगा बी माइनस सी, और सी माइनस ए ऑलरेडी है, ठीक है, तो इस तरीके से ये आ गया, ठीक, बहुत आसान था। चलिए अगला एक और क्वेश्चन करते हैं, प्रूफ करना है दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 4abc, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो जरा सबसे पहले तो जो क्वेश्चन दिया रहता है ना, इसको ध्यान से इसके सारे एलिमेंट को देख लीजिए, ये है b प्लस सी, ये बी सी, ये c प्लस है, ये ए सी, ये a और ये b, और ये a प्लस बी, ठीक है, तो ये आपका डिटर्मिनेंट दिया गया है, और इसकी वैल्यू आपको 4abc प्रूव करनी है, ठीक है। तो चलिए पहले कोशिश करते हैं, यहाँ पे हम ऐसा कोई a प्लस बी प्लस सी भी कहीं पे नहीं बना सकते हैं, देख लीजिए कहीं नहीं बन रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कोशिश क्या करते हैं कि किसी रो या किसी कॉलम में हम जीरो लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ है b प्लस सी, और ये है b, और ये है c, तो अगर मैं r1 में से माइनस कर दूं r2, और उसमें से r3 माइनस कर दूं, ठीक है, और ये हम r1 में पुट करें, ठीक है, तो हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा पहला एलिमेंट, अगर b प्लस सी जो है उसमें से b माइनस कर दे, c माइनस कर दें, ठीक है, सेकेंड रो और थर्ड रो को माइनस कर दे, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो पहला ऑपरेशन हम यही करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, r1 रो जो R1 है उसमें क्या लिखा, R1 माइनस R2 माइनस R3 किया, तो आप देखेंगे यहाँ पे जब आप करेंगे ऑपरेशन तो यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए R1 A दिस माइनस C माइनस A माइनस C, ठीक है, तो ये कट गया, माइनस 2C आ गया, ठीक है, और ये यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे थर्ड एलिमेंट पे, तो क्या होगा a माइनस बी माइनस ए माइनस बी, ठीक है, कुछ कट रहा है, हाँ ये दोनों कट गया, आ जाएगा माइनस 2b, ये आ गया। अब इसके बाद क्या करें, ये 0 आ गया है, तो अब रो R1 के अलोंग इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं, तो पहला टर्म तो 0 आ गया है, ठीक है, 0 हो जाएगा, हम अब सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म के अलोंग हम फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट रो के अलोंग कर रहे हैं, तो इसको तो अब एक्सपेंड करने का 0 आ जाएगा, 0 इंटू 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, तो वो 0 हो जाएगी। फिर अगला क्या होगा, हम जानते हैं यहाँ पे 1, और ये -1, और ये +1, तो ये -1 से मल्टीप्लाई किया 2c, ठीक है, 2c, और इस रो इस कॉलम को छोड़ के क्या बचा, बी सी, और बी सी, और बी ए प्लस बी, ठीक, और फिर इधर क्या हो जाएगा, -2b, -2b, ये आ गया, इस रो और इस कॉलम को छोड़ दीजिए, तो क्या बचा, ये
ये 2 × 2 का डिटर्मिनेंट बचा बी सी और सी प्लस ए सी। और अब आप इसको एक्सपेंड करके सॉल्व करिएगा और फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से बस मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट खोलिएगा, मल्टीप्लाई करेगा, इस तरीके का एक्सप्रेशन आएगा। और फिर जब एक्सप्रेशन आप ये देखेंगे इसमें काफी सारे टर्म कट रहे होंगे। ये देखिए इसके 2bc² 2bc² और ये -2bc², ये दोनों टर्म कट गए। ठीक है, और ये दोनों टर्म कट गए, प्लस 2cb² ये कट गए, बच गया 4abc। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। ये सॉल्व खुद करिएगा, मैं केवल तरीका बता रही हूँ कि किस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई करना, प्लस करना, ऐड करना, ये आपको बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके क्वेश्चन किए जाते हैं और ये 6 प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा। राइट, तो चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ये था पूरे आज का लेक्चर का कंटेंट। आई होप आपको आज जो मैंने पढ़ाया है अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अब अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।